सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की YouTube अपडेट्स आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, अगली कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आज भारतीय कृषि के बारे में अध्ययन कर रहे थे हम, भारतीय कृषि, जिसमें हमने देखा था कृषि किसे कहते हैं, कृषि के कुछ प्रकार और महत्वपूर्ण जो खाद्यान्न फसलें हैं जैसे गेहूं और चावल, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम आगे तीसरी खाद्यान्न फसल लेते हैं, मक्का। ठीक है, सबने देखी होगी। तो मक्का के बारे में कुछ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात और महत्वपूर्ण बात आपको यह ध्यान रखनी है कि मक्का उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 10वां स्थान है, 10वें स्थान पर है। क्लियर? ये लाइन आपको ध्यान रखनी है पहली बात। तो आगे अगर देखें तो दो बातें और ध्यान रखनी है महत्वपूर्ण, कि मक्का एक क्या है? खाद्यान्न फसल है, खाद्यान्न फसल है, साथ ही औद्योगिक फसल भी है। कैसे हैं देखते हैं। देखिए, खाद्यान्न फसल तो है ही, क्योंकि एक बहुत बड़ा जनसंख्या का वर्ग जो है वो इस पर निर्भर है रोज खाने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये खाद्यान्न फसल है। और औद्योगिक फसल भी इसलिए है क्योंकि जो स्टार्च, दो नाम आता है यहां किताब में आपके, स्टार्च और ग्लूकोज। स्टार्च और ग्लूकोज का निर्माण करने वाले जितने भी उद्योग हैं, इनका निर्माण करने वाले जो उद्योग हैं वो कच्चे माल के रूप में मक्के का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो इसीलिए एक औद्योगिक फसल भी हो जाती है, मतलब उद्योगों को कच्चा माल प्रदान कर रही है, तो ये एक औद्योगिक फसल भी है और खाद्यान्न फसल भी है, क्योंकि बहुत बड़ा जनसंख्या का वर्ग इस पर निर्भर है खाने के लिए। ठीक है, दो बातें ये होगी। आगे देखिए, यहां पे एक लाइन लिखनी है, सर्वप्रथम मक्का का पौधा, मक्का के पौधे को सर्वप्रथम भारत में लाने का श्रेय, यह बात ध्यान रखनी है आपको। मक्के का जो पौधा है, सर्वप्रथम मक्का का पौधा भारत में 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। पुर्तगालियों द्वारा लाया गया, तो यह बात भी एग्जाम में आपको लिखनी पड़ेगी, महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, पुर्तगाली ये यूरोप से आए थे, जैसे अंग्रेज आए थे उसी तरह से ये विदेशी जातियां थी। ठीक है, आगे 3 पॉइंट अगर हम देखें तो एक तो है तापमान और वर्षा और मिट्टी। 3 पॉइंट हर एक फसल में हमें पढ़ना ही है, ये तो महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो तापमान के लिए आपको ध्यान रखना है, औसतन अगर देखें तो 12 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता। ठीक है, औसतन। और वर्षा की अगर मैं बात करूं तो 50 से 100 सेमी वर्षा इसके लिए पर्याप्त है। और अगर मिट्टी देखें तो एक बात तो यह लिखनी है आपको कि नाइट्रोजन युक्त मिट्टी, नाइट्रोजन युक्त मिट्टी। ठीक है, साथ ही अगर हम देखें तो लिख सकते हैं गहरी मिट्टी, गहरी मृदा। ठीक है, दोमट मिट्टी, ये सभी मिट्टियां लगभग इसके लिए उपयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं वो हमें याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अगला जो पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा प्रमुख उत्पादक राज्य। वैसे तो बहुत सारे दे रखे हैं किताब में, 5 के नाम तो हमें ध्यान रखने ही पड़ेंगे एग्जाम के लिए। तो पहला लिख देंगे आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। इसके बाद दूसरा दक्षिणी भारत से लेंगे हम कर्नाटक। कर्नाटक के बाद अगला क्रम रहेगा राजस्थान। नंबर 4 पे लिखेंगे हम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और भी याद रखो तो गुजरात।
ठीक है, गुजरात और पश्चिम बंगाल और बिहार ये भी आते हैं, ठीक है। तो 2 4 5 नाम तो आपको ध्यान रखना ही है क्रम से। राजस्थान में अगर हम देखें, इसके बाद आपको उतारना है अगला पॉइंट, महत्वपूर्ण जो राजस्थान के जिले हैं वो ध्यान रखने पड़ेंगे। तो राजस्थान में अगला पॉइंट रहेगा, राजस्थान में मुख्य रूप से देखिए हम तो हाड़ौती क्षेत्र आ जाएगा, कोटा, बूंदी, ठीक है। इसके बाद यहीं पे लिख दो झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा। इस तरह से 3 4 जिलों के नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। मक्का में अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है तो इस तरह से इसका पूरा ब्यौरा उतारना है। क्लियर? तो ये मक्का एक खाद्यान्न फसल थी, उसके बारे में हमने चर्चा की। आगे आपकी किताब में है बाजरा, बाजरा के बारे में हम यहां अध्ययन नहीं करेंगे। इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं परीक्षा की दृष्टि से वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप सीधा उतार लेना उसको। अब हम आगे बढ़ते हैं, दलहन फसलों के बारे में पढ़ेंगे आगे, दालों के बारे में। आगे अगर हम बात करें तो पॉइंट डालिए आप आगे, प्रमुख दलहन, दलहन या दालें, ठीक है, दलहन को ही दालें बोलते, दलहन फसलें। कुछ महत्वपूर्ण 3 4 दालों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए दालें, सबसे महत्वपूर्ण ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दालें जो होती है वो प्रोटीन का स्रोत होती हैं, प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है इसमें। तो प्रोटीन का स्रोत दालें होती हैं। हम नित्य प्रतिदिन खाने में दालों का प्रयोग करते भी हैं, आप भी करते होंगे। आप 10वीं क्लास के छात्र हो तो बिल्कुल आपको भी दाल का सेवन करना है ताकि आपके अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छी बनी रहे। तो दालों में अगर हम भारत में बात करें तो हम 3 4 दालों के बारे में मुख्य रूप से देख लेते हैं। एक तो पढ़ेंगे हम चना के बारे में, चना। एक देख लेंगे हम आगे अरहर, अरहर। नंबर 3 पे हम बात करेंगे मूंग, ठीक है। और एक और ले लेते हैं लास्ट में हम मसूर, ठीक है, मसूर की दाल। तो इनके बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। इसके पूर्व हम एक बात और कर लें कि रबी में कौन सी आती है और खरीफ में कौन सी आती है, इस पर चर्चा मैं यहां पे कर लेता हूं पहले, आपको थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक तो होती है रबी की दालें, मतलब रबी के मौसम में, और एक होती है खरीफ। देखिए रबी 2, चना 1 2, ये तो रट के याद करना ही, मैंने करवाया था ना, रबी में गेहूं आएगा, गेहूं रबी 2 2 अक्षर, तो चना भी यहीं पे रहे, रबी की फसल होगी चना। इसके बाद अगर हम देखें आगे और भी है तो मटर और मसूर, ये 3 दालें जो है वो रबी की दालें हैं, बिल्कुल सिंपल याद हो जाएगा आपको। खरीफ में अगर हम देखें आगे और हैं जैसे कि मूंग, मोट और उड़द, और एक ये अरहर। इस तरह से ये खरीफ की दालें हैं, इनको आप एज इट इज उतार लेना, ठीक है, ये जैसे है ऐसे। आगे हम एक एक दाल के बारे में थोड़ा बहुत जो भी है वो देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट अगर हम लेते हैं तो वो आएगा मुख्य चना। चना के बारे में अगर देखें तो मुख्य रूप से हमें सीधे यहां पे देखो, जब चना क्या होता है वो तो मैं क्या समझाऊं, आपने बिल्कुल देख रखा है, चने आप खाते होंगे, ठीक है, दाल भी आपने खाई होगी। तो हम सीधे वो महत्वपूर्ण राज्य देखते हैं जो इनका उत्पादन करते हैं अत्यधिक, ठीक है। तो सीधे आपको नाम लिखते हैं, पंजाब, हरियाणा, और 2 और ध्यान रखो, राजस्थान, एक ले लेते हैं उत्तर प्रदेश। 2 4 राज्यों के नाम तो ध्यान रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से चना का उत्पादन जो करते हैं वो हो गए ये राज्य। अगर हम राजस्थान के हैं तो हम थोड़े जिले भी ध्यान रखें राजस्थान के तो अच्छा रहेगा। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, ये 2 जिले महत्वपूर्ण उत्पादन करते हैं चने का। साथ ही अगर और 1 2 देख ले तो एक और देख लेते बीकानेर, ठीक है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये चने का उत्पादन भी करते हैं। यहाँ पे आपने नहर देखी होगी, इंदिरा गांधी नहर है, तो कहीं ना कहीं सिंचाई की सुविधा मिलती है। तो ये जो जिले हैं वो चने का उत्पादन करते हैं। आगे अगर हम देखें तो अरहर के बारे में देख लेते हैं। इसके लिए कुछ राज्यों के नाम है जैसे महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, एक और ले लेते बिहार। ये 2-4 जो राज्य है मुख्य रूप से अरहर का उत्पादन करते हैं। आपको ऐसे न ऐसे उतार लेने हैं। आगे मूंग के बारे में बात करें। देखिए मूंग के बारे में एक रोचक बात यह है कि मूंग के उत्पादन में भारत का जो अपने राजस्थान है उसका प्रथम स्थान है। मूंग उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है पूरे भारत में। तो ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पहले हम अगर सीधे राज्य भी लिखे तो पहला हम कौन सा लिखेंगे? राजस्थान, मुख्य उत्पादन राजस्थान का, ठीक है। और अभी आगे देखें तो इसमें हम थोड़े जिले ध्यान रखें राजस्थान में तो ठीक है, हमारे लिए काफी रहेंगे। तो मुख्य रूप से जालौर और नागौर, ठीक है, ये जिले मूंग उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहते हैं और राजस्थान तो भारत में प्रथम स्थान पर ही है। आगे दाल अगर एक लास्ट बची है मसूर, ठीक है। मसूर की दाल के बारे में क्या है तो इसमें अगर हम ध्यान रखें सीधे राजस्थान के जिले ही ध्यान रखते हैं, अलवर, भरतपुर, ठीक है, और एक और ले लेते हैं तो धौलपुर। ये 2-3 जिले सीधे ध्यान रखते हैं मसूर की दाल के लिए राजस्थान में। तो ये दलहन फसलें यहां दालें थी। क्लियर? आगे का जो पॉइंट है हमारा वो रहेगी औद्योगिक फसलें, मुद्रादायनी फसलें, या फिर उनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जैसे कि कपास हो गई, गन्ना हो गया, उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम। तो ये आपको ऐसे कैसे उतार लेने हैं। क्लियर? आगे अगर हम पॉइंट डालें नया तो वो बनेगा हमारा प्रमुख व्यावसायिक फसलें, ठीक है। प्रमुख व्यावसायिक फसलों का और भी बहुत सारे नाम है, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे कि या फिर हम इनको बोल सकते हैं वाणिज्यिक फसलें, या हम इनको बोल सकते हैं मुद्रादायनी। हमें रुपये प्राप्त होते, धन प्राप्त होता है, मुद्रादायनी फसलें। या और बोल सकते हैं हम नकद प्राप्त होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि प्रमुख व्यावसायिक फसलों में आती कौन कौन सी फसलें वो देखें पहले, गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू आदि। ये जो फसलें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो अगर हम देखें कि गन्ना जो है, मान लो हमने गन्ने का उत्पादन किया, अब घर पे लाके 2-4 कमरे भर के रख दिया गन्ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसको हमें कहां तक पहुंचाना पड़ेगा? इसको हमें उद्योग तक पहुंचाना पड़ेगा, हमें कंपनी फैक्ट्री तक ले जाना पड़ेगा, और वहां पर वो उसका चीनी हो, गुड़ हो या अल्कोहल हो, ऐसा कुछ बनाएंगे, तब जाके हमारे लिए वो उपयोगी बनेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये क्या कौन सी फसलें? वाणिज्यिक, व्यावसायिक, मुद्रादायनी या नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हमें सीधे मतलब खेतों से काटी और डायरेक्ट बेच दी और हमें पैसे प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से गन्ना, कपास, जूट और तंबाकू। तो हम अध्ययन करेंगे पहले गन्ने का। क्लियर? चलिए नंबर 1 डाल दीजिए आप, गन्ना। अब गन्ना क्या होता है समझाओगे? गन्ना देखा होगा, बिल्कुल आपने खाया होगा कभी न कभी। हाटा, वागड़ी में जैसे हम बोले हाटा, ठीक है। ईख, हाँ। तो इसके बारे में 1-2 बातें महत्वपूर्ण जैसे कि शुरुआत में हमें ध्यान रखनी है। तो गन्ना जो है वो एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। पहली बात एग्जाम में हमें लिखने लायक होगी वो ये रहेगी, उष्णकटिबंधीय पौधा है, ठीक है। गन्ना उष्णकटिबंधीय पौधा हो गया। अब हम विश्व में भारत का स्थान देखिए, कौन सा स्थान है गन्ने के उत्पादन में? तो लाइन आप लिखिए, विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। मतलब जो भारत है, हमारा भारत, वो विश्व में प्रथम स्थान पर है गन्ना उत्पादन में। विश्व का लगभग 50% गन्ना जो उत्पादित होता है वो अपने भारत में होता है। तो कोई कमी नहीं है हमारे, ठीक है इसकी। क्लियर? आगे इसमें और हम लिखेंगे लाइन गन्ने के बारे में, यह भारतीय मूल का पौधा है। बिल्कुल
प्रथम स्थान रखते हैं हम, और इसका जो जन्म हुआ है वो भी भारत में ही हुआ है, हम कहीं बाहर से नहीं लाए हैं। ठीक है, ये भारतीय मूल का पौधा हो गया। अगली लाइन में ध्यान रखने की वो है कि ये जो बांस होता है, बांस जो पौधा है, बांस का ही एक वंश है। मतलब बांस आपने देखे होंगे लंबे लंबे, वागड़ी में क्या बोले इनको, वाड़ा। ठीक है, तो ये बांस जो होते हैं वो उसी का एक वंशज है, मतलब उसी की प्रजाति का एक वंश है। कौन? गन्ना। आप गन्ना बिल्कुल देखोगे तो ये बांस की तरह ही दिखता है। ठीक है, इसकी सिर्फ हाइट जो होती है वो कम होती है। आगे आगे हमारे वो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे कि इसके लिए तापमान, इसके लिए वर्षा और मिट्टी या मृदा, 3 पॉइंट क्रमबद्ध सभी फसलों के लिए रहेंगे। तो आगे देखिए, अगर तो तापमान औसतन हम देखें तो 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना तापमान इसके लिए काफी है। क्लियर? वर्षा अगर हम देखें तो 100 से 200 सेमी, ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी देखें तो चिकनी दोमट और भी कचारी मिट्टी, ठीक है, नदियों के आसपास की मिट्टी उसके लिए और भी महत्वपूर्ण रहती है। तो इस तरह की ये चिकनी जो मिट्टी होती है वो गन्ना उत्पादन या फिर गन्ने की कृषि के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर भारत में इसका उत्पादन देखें हम, कौन से राज्य प्रथम स्थान पर आते हैं, तो उसके लिए कुछ क्रम ध्यान रखना पड़ेगा हमें। इसके पूर्व एक मैप बना देता हूं मैं, आप मैप के माध्यम से समझ लेंगे हम कि इसके उत्पादन का जो वितरण है भारत में वो किस तरह से है। तो अगर भारत में अगर हम बात करें तो आपको मैं शॉर्ट में यह समझा दूं कि उत्तर भारत में अगर हम बारे में बात करूं, उत्तर भारत में गन्ने की कृषि अत्यधिक होती है, मतलब अत्यधिक ज्यादा भूमि पर इसकी कृषि होती है, लेकिन उत्पादन जो होता है वो कम होता है। लेकिन दक्षिणी भारत में इसकी कृषि कुछ ही क्षेत्रों में होती है, लेकिन जो उत्पादन होता है वो अधिक होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और क्यों है? क्योंकि दक्षिणी भारत के पास में क्या है, समुद्र है, जल है, यहां की वायु जलवायु आर्द्र जलवायु है। इसके कारण दक्षिणी भारत में भले ही खेतों के आकार छोटे हो, लेकिन जो गन्ने का उत्पादन होता है वो अधिक होता है अपेक्षा उत्तर भारत के। यहाँ पे भले बड़े बड़े खेत है, अत्यधिक उत्पादन, हम भले इसके बीज बो देते हैं, कुछ भी करें, लेकिन जो उत्पादन हमें मिलेगा वो कम ही मिलेगा, और दक्षिण भारत में अधिक मिलता है क्योंकि यहाँ पे जलवायु उसके लिए एकदम उपयुक्त है। क्लियर? तो अब कौन कौन से ऐसे राज्य हैं उनके बारे में हम नाम लिख देंगे, 4-5 पॉइंट डालिए आगे। प्रमुख उत्पादक राज्य, गन्ना उत्पादन के प्रमुख राज्यों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो प्रथम स्थान पर आएगा भारत में अगर बात करें तो। नंबर 2 पे ले लेंगे हम महाराष्ट्र। दक्षिण भारत की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे हम, और दक्षिण भारत में जाएंगे हम नीचे तो कर्नाटक, ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक, और नीचे जाएंगे हम भारत में तो तमिलनाडु, तमिलनाडु, और आगे देखें तो आंध्र प्रदेश। मतलब दक्षिण भारत के जिले राज्य ज्यादा आएंगे, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो ये कुछ नाम है आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और भी लिखिए तो हरियाणा, उत्तर भारत के भी बहुत से राज्य आ जाएंगे, ठीक है, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, बिहार, इस तरह से। तो ये कुछ क्रम जो 4, 5, 6 तो आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे एग्जाम में, ज्यादा तो याद नहीं भी रहे तो भी पहले उत्तर प्रदेश भारत में लिख देना आपको, इसके बाद धीरे धीरे दक्षिण भारत के जो राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उस और ये 2-4 नाम आपको रट के नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। प्रमुख राज्य हो गए। अब हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान के भी कुछ महत्वपूर्ण जिले होंगे। राजस्थान में अगर हम देखें तो आपको 2-4 नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे कि उदयपुर, उदयपुर के बाद गंगानगर, ठीक है, गंगानगर और भीलवाड़ा, ठीक है, चित्तौड़ और बूंदी, हाड़ौती क्षेत्र, बूंदी, झालावाड़, ये सभी आ जाते हैं। क्लियर? तो ये कुछ गन्ना के बारे में बातें थी, महत्वपूर्ण बातें। अब हम और आगे एक नकदी फसल या फिर मुद्रादानी फसल लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम आगे देखें, अगर दूसरी फसल वो रहेगी कपास। मुद्रादायनी फसलों या फिर वाणिज्यिक फसलों में आएगी कपास। कपास के बारे में सामान्य बातें आपको ये लिखनी है,
ये ध्यान रखनी है कि कपास का ज्ञान भारतीयों को प्राचीन समय से था। हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यताएं थी वहां पर भी कपास के अवशेष मिले हैं, और सूती वस्त्र जो थे वो प्राचीन समय से प्रचलित थे मतलब भारत में, तो कहीं ना कहीं कपास की जानकारी जो थी वो भारतीयों को पुराने समय से थी। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें पॉइंट टू पॉइंट लिखनी है, वो ये रहेगी कि कपास एक खरीफ की फसल है। कपास एक खरीफ की फसल है। इसके बाद इसके लिए 3 पॉइंट हमारे वह रहेंगे। तापमान, इसके लिए उपयुक्त तापमान कितना चाहिए, वर्षा कितनी चाहिए, और मिट्टी या मृदा, कभी कभी मृदा शब्द भी आ जाएगा यहां पे, तो इसके लिए कितने उपयुक्त होते हैं तो देख लेते हैं। तापमान कपास के लिए उपयुक्त रहेगा लगभग 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तापमान कपास के लिए उपयुक्त है। वर्षा की बात करें तो 75 से 100 सेमी, 75 से 100 सेमी वर्षा कपास के लिए उपयुक्त रहती है। मिट्टी, सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है आपको, काली मिट्टी, काली मृदा या काली मिट्टी, आप सीधे क से ध्यान, क और क, कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, यह बात आपको भूलनी नहीं है। क्लियर? या फिर पोटाश युक्त मिट्टी भी कह सकते हैं हम, पोटाश व चूना युक्त मिट्टी, चूना युक्त मिट्टी। देखिए काली मिट्टी के कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, इसलिए भारत में अगर हम देखते हैं कि कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है, कहां पे इसको उगाया जाता है, तो कपास जो होता है वो मुख्यतः पठारी भागों में अधिक पाया जाता है। एक तो पर्वत होते हैं और एक पठार होते हैं, तो पठारी भागों में काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। और भारत का जो दक्षिणी भाग है, भारत का जो ये दक्षिणी भाग है, यहां पे पठारी भाग ज्यादा है, और पठारी भाग ज्यादा होने के कारण वहां पे काली मृदा है और वहां कपास के लिए उपयुक्त जलवायु है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि इसके जो उत्पादक राज्य भी आएंगे वो भी गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दक्षिण के राज्य ज्यादा आएंगे। इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कपास के लिए ध्यान क्या रखनी है, देखिए हमने तापमान देख लिया 20 से 35, वर्षा 75 से 100, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त, यह एक खरीफ की फसल है। आगे देखिए कपास की किस्मों के बारे में बात करते हैं। पॉइंट डालना है आगे, भारत में कपास की मुख्यतः 3 किस्में बोई जाती हैं या फिर पाई जाती है, बोई जाती है, मतलब 3 प्रकार का कपास है भारत में। ये 3 प्रकार ध्यान रखने पड़ेंगे, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि कपास की कौन कौन से 3 किस्में हैं बताइए। तो पहला तो है लंबे रेशे की कपास, लंबे व महीन, लंबे व महीन रेशे वाली कपास, एक तो ये प्रकार है। पहला प्रकार जो मतलब इसका जो रेशा कैसा है, लंबा और महीन है। कपास का जो रेशा होता है, धागा आपने देखा होगा पतला, रुई के रूप में, तो वो लंबा जो होता है, एक तो ये प्रकार है भारत में, इसको बोलते हैं अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास इसी को कहते हैं। ठीक है, भारत में जो कपास उत्पादित होती है पूरी, उसका लगभग 50% उत्पादन जो होता है वो लंबे या महीन रेशे वाली कपास का होता है। भारत की टोटल कपास उत्पादित होती है उसका 50% लंबे रेशे वाली कपास होती है, जो जिसको हम अमेरिकन कपास भी कहते हैं। अमेरिका में ऐसी लंबी लंबी कपास के जो रेशे होते हैं वो होते हैं, उसी तरह के रेशे भारत में 50% उत्पादन इस प्रकार के रेशे की कपास की किस्म का होता है। एक प्रकार तो यह हो गया। मुख्य रूप से अगर यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये मुख्य रूप से लंबे रेशे वाली जो कपास है वो कौन कौन से राज्यों में होती है, तो 2-3 राज्यों के नाम आपको ध्यान रखने हैं किताब के अनुसार। तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। उपयुक्त जलवायु के कारण यहां ये जो 3 राज्य हैं इनमें ऐसी उपयुक्त जलवायु मिल जाती है कपास को कि लंबे रेशे वाली कपास यहां पे उगाई जाती है। तो ये कुछ बात थी पहला प्रकार, पहली किस्म लंबे रेशे वाली कपास। आगे दूसरी देख लेते हैं। मृदा देख ली हमने, अब हम आगे दूसरी किस्म देख लेते हैं। नंबर 2, ये नंबर डाल देता हूं मैं, ठीक है। आगे
मध्यम रेशे वाली कपास। पूरे भारत में कपास जो उत्पादित होती है उसका 50% तो लंबे रेशे वाली और 40% मध्यम रेशे वाली कपास उगाई जाती है। क्लियर? इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण राज्य ध्यान रखें तो गुजरात और महाराष्ट्र, एक और याद रखना आप, महाराष्ट्र के बाद हरियाणा, यहां पर भी ये मध्यम रेशे वाली कपास मिल जाती है। फिर बोई जाती है मतलब, तो ये मध्यम रेशे वाली कपास है। एक तो होगी लंबे रेशे वाली कपास, एक उससे कम मध्यम, एक तीसरा प्रकार और है। इसमें आपको क्रमबद्ध उतारने हैं। नंबर तीसरे पे आएगा छोटे रेशे वाली कपास। छोटे रेशे वाली कपास, ये 3 किस्में हमने देखी है और ये पूरे भारत में कपास उत्पादन जो होता है उसका 10% जो कपास होती है वो छोटे रेशे वाली, उसका रेशा एकदम छोटा होता है। एक हमने देखा लंबे रेशे वाली कपास, एक उससे थोड़ा मध्यम और एक एकदम छोटे रेशे वाली कपास। ये 3 प्रकार हो गए कपास के। ठीक है, ये 10% हो गया। और लगभग ये जो छोटे रेशे वाली कपास है वो लगभग पूरे भारत में लगभग सभी राज्यों में उगाई जाती है। तो कपास की 3 किस्में आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे प्रमुख उत्पादक राज्य देख लेते हैं। भारत में मुख्य रूप से आपको क्रम जो लिखना पड़ेगा आगे का जो पॉइंट रहेगा, क्योंकि अगर बड़ा प्रश्न बनता है एग्जाम में तो हमें पेज भरने पड़ेंगे। इसके लिए बहुत सारी सामग्री हमें लिखनी पड़ेगी। तो पॉइंट आगे का रहेगा आपका प्रमुख उत्पादक राज्य, मतलब प्रमुख कपास उत्पादक राज्य। आपको तो पूरा बड़ा लिखना है एग्जाम में, तो उसमें अगर क्रम देखें हम तो गुजरात नंबर 2 पे, महाराष्ट्र, इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद लिख देना है पंजाब हरियाणा। ये इतने ध्यान रखो काफी है। ये राज्य मुख्य रूप से भारत में कपास का उत्पादन करते हैं। एक खास बात और ध्यान रखनी है, नेक्स्ट वाली, एक शब्द आ सकता है आपके अगर एग्जाम में कि ये यहां पे पॉइंट डाल के लिख देना कि नरमा क्या है। ये प्रश्न अक्सर आता है, नरमा, इस शब्द के बारे में पूछता है। नरमा क्या है? तो राजस्थान में जो अमेरिकन कपास, जो बड़े रेशे वाले जो कपास राजस्थान में जो हम उगाते हैं, इसको यहां पे राजस्थान यहां की भाषा में नरमा कहते हैं। मतलब अमेरिकन कपास को, अमेरिकन या लंबे रेशे वाली कपास को राजस्थान में नरमा कहते हैं। अमेरिकन व लंबे रेशे वाली कपास को राजस्थान में नरमा नाम से जाना जाता है। यह नरमा शब्द आप एग्जाम में पूछ सकता है, यह ध्यान रखना है। अब राजस्थान में अगर मुख्य रूप से देखें, ये यहां तक हो गए प्रमुख राज्य। अब राजस्थान में कहां पे मुख्य रूप से कपास का उत्पादन होता है, उसके कुछ जिले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। आगे देखिए, राजस्थान में आप सीधा पॉइंट डाल के लिख देना। राजस्थान में गंगानगर, इसके बाद हनुमानगढ़, बीकानेर, 3 जिले ये हो गए। और हड़ौती वाले लिख देना कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़ जो है ये जिले जो मुख्य रूप से भारत में राजस्थान में कपास का उत्पादन करते हैं। और अंतिम बात कपास में ये लिखनी है आपको, ये कि कभी कभी क्या होता है, कपास की कमी हो जाती है भारत में। भले भारत उत्पादित तो कर रहा है विश्व में कपास का, लेकिन कभी कभी बाहर से भी आयात करना पड़ता है। तो उसके लिए वो कौन कौन से देशों से आयात करता है, तो भारत मुख्य रूप से, आपको यहां पे एक लाइन लिखनी है, भारत कौन कौन से देश है, जैसे कि सूडान, भारत, सूडान, इसके बाद देश ध्यान रखना है आपको, केन्या, ये अफ्रीका के देश है, केन्या, इसके बाद अमेरिका, कभी कभी अमेरिका से, और एक और ध्यान रखो तो मिस्र, अफ्रीका। तो भारत, सूडान, केन्या, अमेरिका, मिस्र से कपास का आयात करता है।
आयात करता है। कभी कभी कपास की कमी की हो जाती है तो भारत को दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है। तो ये कुछ देश हैं, सूडान, केन्या, अमेरिका और मिस्र, यहां से भारत कपास का आयात करता है। ये इतनी बातें कपास के बारे में थी, आपको उतार लेनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 अगर हम मुद्रादायनी या फिर वाणिज्यिक फसल देखें तो वो होती है जूट। जूट एक फसल है। जूट एक, इसके बारे में कम ही बातें हैं, देख लेना। ये एक रेशेदार फसल है, जैसे कपास देखा था हमने उसी तरह की एक रेशेदार फसल है। इसके लिए जलवायु की बात करें, कहां पे ये अत्यधिक उगाई जाती है, जैसे कि तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु जो होती है वहां पे रेशेदार फसल जूट जो होती है वो उगाई जाती है। मुख्य रूप से हम बोल सकते हैं ऐसी जलवायु, आर्द्र शब्द आया मतलब समुद्र के आसपास की जलवायु, और जहां पर भी नदियां, जैसे ये भारत है, और अगर हम देखें मान लो कोई नदी समुद्र में आके गिर रही है, ये समुद्र ठीक है, यहां आके गिर रही है, तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है ये पूरा डेल्टाई क्षेत्र कहलाता है। डेल्टाई क्षेत्र कहलाता है। तो नदियों के डेल्टाई भागों में मुख्य रूप से रेशेदार फसल जो जूट है उसका उत्पादन होता है। तो कहां पे होता है मुख्य रूप से वो भी हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और इसके पूर्व एक बात ये ध्यान रखनी है, आखिर ये काम क्या आता है, ये क्या चीज है। तो इसके लिए एक बात ये ध्यान रखनी है, एक तो ये कागज वो लुगदी उद्योग में काम आता है, साथ ही रस्सियां जो होती है, रस्सियां बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ये रेशेदार फसल है, ठीक है। बिछाने के लिए कोई भी वस्तु होती है उसको भी बनाने में इसका उपयोग होता है। तो प्रमुख उत्पादक राज्य, सीधे आपको 3 नाम ध्यान रखते हैं। प्रमुख उत्पादक राज्यों में पहला नाम आएगा पश्चिम बंगाल। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, और गंगा नदी जो भी समुद्र में जब गिरती है वो इधर से ही गिरती है, इस पश्चिम बंगाल के पास, यहीं से। तो यहाँ पे डेल्टा का क्षेत्र बनता है, और यहाँ पे सबसे अधिक भारत का लगभग 60% जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में ही होता है। क्लियर? एक राज्य हो गया पश्चिम बंगाल प्रमुख रूप से। 2 और ध्यान रखो तो असम और बिहार। असम नंबर 2 पे ले लेते हैं, इसको 1 दे देते, और 1 याद रखो तो बिहार। ये समुद्र के आसपास वाले जो भी राज्य है वहां पे जूट का उत्पादन होता है। तो ये कुछ जूट के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। आगे देखिए, अब आगे हम बात करते हैं, उसमें आएगी फसल आपके तिलहन। ये भी वाणिज्यिक फसलों में आती है, ठीक है। हमने अभी जूट के बारे में, कपास के बारे में देख लिया, उसी तरह से ये तिलहन फसलें होती हैं, ठीक है। इनको नंबर 3 दे दो तो भी चलेगा, या फिर आपके हिसाब से पॉइंट दे दो। वाणिज्यिक फसलों में आती है तिलहन। तिलहन से तात्पर्य है जिनसे मतलब तेल प्राप्त होता है, ऐसी फसलें जिनसे तेल प्राप्त होता है वो तिलहन फसलों में आती हैं। जैसे कौन कौन सी? सोयाबीन, इसके बाद सरसों, अरंडी, मूंगफली आदि। ये कुछ जो है वो तिलहन फसलें कहलाती हैं जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको सीधे फैक्ट ध्यान रखना है। यहां पे कोई समझने वाली बात है ही नहीं, सबने देख रखा ये तेल। तो कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ आंकड़े जो हैं, प्रमुख राज्य हैं उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो अगर हम देखें मुख्य रूप से, अगर इसके अंदर बात करें तो विश्व में, अगर एक लाइन आप लिख दे रहे हैं यहां पे, विश्व में तिलहन उत्पादन में भारत का 10% योगदान है। मतलब पूरे विश्व में भारत का योगदान देखें तिलहन के उत्पादन में, मतलब इन सभी के उत्पादन में, तो वो कितना है? 10% है। एक बात ये होगी। अगली बात ध्यान रखने की रहेगी, वो सीधा हम तिलहन फसल पे आ जाते हैं। तो पहली अगर ले लें इसमें तिलहन में, तो मूंगफली ले लेते हैं। मूंगफली के बारे में कुछ बात महत्वपूर्ण, जैसे कि मूंगफली का जो पौधा है, मूंगफली जो भारत में आई है वो कहां से आई है? मतलब भारत का पौधा नहीं है। मूंगफली कहां का? ब्राजील मूल का पौधा है। ब्राजील मूल का पौधा जो है वो क्या है? मूंगफली है। ब्राजील कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका जो है वहां पे एक देश है ब्राजील, क्लियर, जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है। आगे विश्व में
भारत का योगदान किसके उत्पादन में? हम अब प्रस्तल मूंगफली की बात कर रहे हैं। यहां तक तो हमने बात की थी पूरे तिलहन फसलों की, इन सब की बात की थी। अब हम सिर्फ मूंगफली की बात कर रहे हैं। तो विश्व में अगर हम देखें कि मूंगफली उत्पादन में भारत का कितना कौन सा स्थान है, तो वो परसेंटेज आपको ध्यान रखना है, 30% योगदान। विश्व में 30% मूंगफली का उत्पादन अपने भारत में होता है। आगे जो मूंगफली है वो एक खरीफ की फसल है। आपको ये अच्छी तरह से लाइनों में लिखते हैं नोट्स, ठीक है। ये कौन सी एक खरीफ की फसल हो गई। और प्रमुख राज्य देखें, मूंगफली के उत्पादन का प्रमुख राज्य देखें, तो पहले पे रखेंगे हम गुजरात, नंबर 2 पे रखेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश 1, 2, नंबर 3 पे रखेंगे हम, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु, तमिलनाडु और एक और ध्यान रखो तो महाराष्ट्र। 2, 3 आपको ध्यान रखने, ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं मूंगफली के उत्पादन में। इतनी बात मूंगफली के बारे में उतारनी है। हम पढ़ रहे हैं तिलहन फसलें, जो एक नकदी वाणिज्यिक फसलें हैं या औद्योगिक फसलें हैं, क्लियर। और तिलहन फसलें अर्थात जिनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है, तिलहन फसलें कहलाती हैं, जिनमें सोयाबीन, सरसों, अरंडी, मूंगफली आदि आते हैं। और तिलहन के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान 10% है। लेकिन मूंगफली अकेले अगर देखें तो इसका भारत का जो योगदान है इसके उत्पादन में वो 30% है। और प्रमुख राज्य बोले तो गुजरात ध्यान रखना है। अगली ले लेते हैं एक और तिलहन फसल। 2 और तिलहन फसलें देख लेते हैं हम। एक तो देख लेते हैं सरसों, सरसों के बारे में, और एक पढ़ लेते हैं अंतिम रूप से सोयाबीन। सोयाबीन और सरसों के बारे में कुछ आंकड़े ध्यान रखते हैं। जैसे कि सरसों के बारे में अगर देखें तो विश्व में अगर सरसों का भारत कितना % उत्पादन करता है, तो 70%। ये लाइन आपको यहां पे लिखनी है कि विश्व में सरसों उत्पादन में भारत का 70% योगदान है, ठीक है, इतना उत्पादित करता है। प्रथम अगर राज्य भी देखें हम यहां पे, प्रमुख राज्य आपको एक क्रमबद्ध लिखते हैं, ठीक है। मैं यहां पे सीधे राज्यों के नाम लिख रहा हूं, जिसमें आएगा राजस्थान, सरसों में प्रथम स्थान देखिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है। ये जो राज्य हैं वो सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान पर या फिर ऊपर आते हैं, ठीक है। तो ये भारत का योगदान हो गया सरसों में। सरसों में और एक बात ये ध्यान रखनी है आपको रहे तो, अगर जो भारत है हमारा, भारत में लगभग उत्तर भारत और दक्षिण भारत तो 85% और 15%, 85% उत्पादन सरसों का उत्तर भारत में होता है और दक्षिण भारत में मात्र 15% उत्पादन होता है। मतलब सरसों के लिए उपयुक्त जलवायु जो है वो उत्तर भारत में है, इतनी बात ध्यान रखनी है। इधर आगे देखिए सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन आपने बिल्कुल देख रखा है, सीधे आपको ध्यान रखना है प्रथम स्थान पर है एमपी, भारत का 70% सोयाबीन अकेला मध्य प्रदेश उत्पादित करता है। इसके बाद 2 और ध्यान रखो तो महाराष्ट्र और राजस्थान, ये कुछ राज्य हैं जो सोयाबीन का उत्पादन करते हैं। तो ये कुछ तिलहन फसलें थी, ठीक है। अब हम हमारे अब इस पार्ट का अंतिम पॉइंट जो बचता है उस पॉइंट का नाम क्या है, आपको बिल्कुल पता होगा, किताब आपके पास होगी तो। उसका नाम है भारतीय कृषि जो है उसका अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, उसके बारे में चर्चा करनी है हमें, ठीक है। अब आगे देखिए, इस पार्ट से लास्ट जो पॉइंट बचता है वो ये रहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक ढांचा है भारत का, उसमें कृषि का कितना योगदान है, उसके कुछ पॉइंट आपकी किताब में दिए हुए हैं, वो आपको रट के याद कर लेने हैं। एग्जाम में बड़ा प्रश्न बनाना चाहे एग्जामिनर तो इस तरह का प्रश्न बन सकता है आराम से कि अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान पर प्रकाश डालिए, ऐसा प्रश्न बनेगा। तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट है वो ध्यान रखने, जैसे कि कृषि से एक बात तो मैंने समझा दी थी पाठ की शुरुआत में कि लगभग भारत की आधी जनसंख्या 50% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों पर निर्भर है, ठीक है। तो जैसे देखिए कौन कौन से जैसे कि योगदान है, तो पहला पॉइंट आपके अंदर है रोजगार का साधन, मतलब कृषि से बहुत से लोगों को, बहुत से गरीब वर्ग, किसान वर्ग को रोजगार की प्राप्ति होती है। एक पॉइंट तो ये है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा पॉइंट,
रोजगार के बाद हम देखिए, रोजगार में जैसे आप सोच सकते हो, जैसे कि कृषि से सिर्फ कृषि करना ही नहीं होता, उसके साथ पशुपालन भी जुड़ा होता है, मत्स्य पालन भी जुड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। पशुपालन से या दूध, पशुओं से दूध की प्राप्ति होगी, यहां से उनको डेयरी बनाएंगे, ठीक है, दूध की डेयरी, इस तरह से। तो ये रोजगार हो गया। दूसरा पॉइंट है सकल घरेलू उत्पाद में सहायक, उत्पाद में सहायक, ये एक पॉइंट अगला आपके हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में जीडीपी, नाम सुना होगा, जीडीपी में योगदान कितना है कृषि का। तो कृषि कार्य बिल्कुल 50% लोग कृषि करते हैं भारत में, तो कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में इस कृषि के बहुत बड़ा योगदान है। ये एक अलग इकोनॉमिक्स का पॉइंट है, जीडीपी क्या होती है, ये किस तरह से कार्य करती है पूरा, तो इसके बारे में हम अभी 15वें पार्ट या 14वें पार्ट में चर्चा करेंगे हम, ठीक है, पूर्ण रूप से। आपको पॉइंट ध्यान रखना एक बात कि जीडीपी में योगदान देती है कृषि, महत्वपूर्ण योगदान देती है। तीसरा पॉइंट आपके इधर है विदेशी व्यापार में सहयोग या योगदान, मतलब विदेशी व्यापार भी होता है कृषि से ही। बिल्कुल, हमने देखा था कि हमें बहुत सी फसलें आयात करनी पड़ती हैं और बहुत सी अधिक है तो उसको निर्यात भी करते हैं दूसरे देशों में, तो कहीं ना कहीं विदेशी व्यापार को भी मजबूत बनाती है कृषि। और आगे पॉइंट देखें, उद्योग हेतु कच्चा माल उपलब्ध करवाना, उद्योग धंधे जो होते हैं उनके लिए कच्चे माल कृषि से ही उपलब्ध होते हैं। जैसे हमने पढ़े थे अभी व्यापारिक फसलों में गन्ना, कपास आदि पढ़े थे, तो वो फसलें ऐसी हैं जो बिल्कुल उद्योग धंधों को आधार प्रदान करती हैं। और आगे पॉइंट अगर देखिए, लास्ट पॉइंट तो है औद्योगिक, आपको एक पॉइंट रट लेना है और मैंने जो इसकी में समझाया है वो भी आपको लाइनों में ढाल के लिखने की कोशिश करनी है। औद्योगिक उत्पादों हेतु बाजार, मतलब बाजार तैयार करना। बाजार कैसे तैयार करती है कृषि, देखना। औद्योगिक उत्पाद हम देख सकते हैं कृषि से जुड़े हुए, जैसे कि कुछ सिंचाई के साधन हो गए, सिंचाई के साधन में जैसे कि मतलब हम देख सकते हैं ट्यूबवेल वगैरह हो गए, ठीक है। इसके बाद ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर के बाद थ्रेसर हो गया, इसके बाद खाद हो गए अलग अलग, ठीक है, यूरिया वगैरह। तो ये जो होते हैं वो कहां पे पड़े रहते हैं, बाजारों में पड़े रहते हैं। अब उनको ले कौन जाएगा, तो भारत की आधी जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है, तो कृषि के जो लोग हैं, जो जुड़े हुए किसान वर्ग हैं, वो बिल्कुल बाजार में जाएगा और उनको ये जो औद्योगिक उत्पाद बाजार में पड़े हैं उनको बिल्कुल खरीदेगा कौन, ये किसान वर्ग। लगभग 50% जो जनसंख्या कृषि पर निर्भर है उनमें से ही लोग इन सब चीजों को खरीदेंगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं औद्योगिक उत्पाद जो है उनके लिए बाजार तैयार करती है कौन, कृषि। ये इस तरह के कुछ पॉइंट है आपकी बुक्स में। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान था। ये पार्ट पूरा हो रहा है। आपको जो प्रश्न दिख रहे हैं अभी 4-5, वो प्रश्न अगर आपको वैसे तो आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो आप इस पार्ट के जितने भी वीडियो है वो वापस देखिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके देखने में कमी रही है क्लास, ये इन प्रश्नों के आंसर आपको बिल्कुल आने चाहिए। इस पार्ट में इन सभी प्रश्नों का जिक्र हुआ है। आप बिल्कुल इन वीडियो को 1 से 2 बार देखें और इन पूरे प्रश्नों को क्लियर करें, एग्जाम में बहुत सहायता करने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।